ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानव जनन क्या होता है और मानव जनन से संबंधित जितने भी प्रकरण होंगे सभी प्रकरणों को हम अपने प्रत्येक वीडियो में आपको उसे पहुंचाएंगे और प्रत्येक वीडियो में भाग के द्वारा होगा। तो आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं या चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि जितनी वीडियो अपलोड की जाएगी वह सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को देखते समय उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। तो हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको अभी हम बता रहे हैं। वैसे यह वीडियो आपकी पार्ट 1 है और पार्ट 1 चैप्टर में हम आपके जीवों के जनन के बारे में बात करेंगे और जीवों के जनन से संबंधित जितने भी परिचय हैं आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अभी हम देर न करें और अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको जानकारी दे रहे हैं। आइए हम आपको मानव में संबंधित होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं और वह प्रक्रियाएं एक जनन के रूप में पाई जाती है। तो अगर हम देखें कि मानव में जनन किस प्रकार से होता है, मानव जनन कैसे करता है, इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उसके बाद मानव जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं या मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। उससे पहले मानव जनन के बारे में बताएंगे कि मानव जनन की परिभाषा क्या है और मानव जनन क्यों होता है और यह प्रकृति के लिए क्यों प्रदत्त की गई है। तो आइए हम आपको मानव जनन के बारे में बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मानव जनन, अगर मानव जनन की हम बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव का उत्पत्ति करता है। यानी यहाँ समझने की बात है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, यह प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा करता क्या है कि जीव अपने समान जीव का उत्पत्ति करता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, यानी रिप्रोडक्शन हम इसे कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो मनुष्य है, मनुष्य जरा यूज कहलाता है, इसे अंग्रेजी में विविपेरस कहते हैं। यानी यहाँ पर समझने की बात यह है कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं, जीवों की कैटेगराइज देखा जाए तो उस कैटेगराइज में आप ये पाएंगे कि कुछ जीव ओविपेरस होते हैं यानी अंडे युज होते हैं और कुछ जीव जो होते हैं जरा युज होते हैं। अंडे युज का मतलब वे जीव जो अंडे देते हैं और अंडे से जीवों की उत्पत्ति होती है, तथा इसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब वो बच्चों को जन्म देते हैं। फिर इसके बाद उनमें से ही एक मनुष्य है, तो मनुष्य भी क्या है, जरायुजी है, यानी कह सकते हैं बेबी पेरस है, ये बच्चों को जन्म देता है। तो मानव जनन के अंतर्गत हम मानव को पढ़ रहे हैं, तो मानव यहाँ पर क्या है, बेबी पेरस है। आगे देखते हैं, बेबी पेरस के अलावा भी है कि नर तथा मादा जननांगों, यानी मानव में देखा जाए तो नर तथा मादा जननांगों या लैंगिक लक्षणों में ही नहीं वरन आकार की लक्षणों यानी बाह्य लक्षणों में भी लैंगिक द्विरूपता दर्शाता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि मानव भी क्या है, लैंगिक द्विरूपता है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये होता है कि जो मानव में नर और मादे होते हैं, इनमें अगर इनकी बाह्य संलक्षण देखा जाए, बाह्य संरचना देखा जाए तो वह भिन्न भिन्न होती है। इन्हीं रूप के लिए हम लोग जो क्या कहते हैं, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो आपसे एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं। तो लैंगिक द्विरूपता अभी हमने आपको बताया कि नर और मादा जननांगों या उनके लैंगिक लक्षण ही नहीं, उनके जो शारीरिक लक्षण होते हैं या उनके बाह्य लक्षण होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। तो अभी आपने मादा या कह सकते हैं कि जो नर जनन या उसके बाद जो होते हैं मानव जनन की प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मानव या कह सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए
ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मानव में लैंगिक जनन यानी होता क्या है कि मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। यानी मानव में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो करता क्या है कि जिसके अंतर्गत आंतरिक निषेचन होता है। यानी मानव में लैंगिक जनन होता है जिसमें आंतरिक निषेचन होता है और आंतरिक निषेचन के उपरांत भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये थोड़े में समझने की बात है कि ह्यूमंस में कह सकते हैं लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होने के कारण इनका आंतरिक निषेचन का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर ही ओवा निषेचित होती है, यानी ओवा फर्टिलाइज होती है। और जब ओवा फर्टिलाइज हो जाती है तो उसके उपरांत किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो मानव जनन की प्रक्रिया को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी मानव जनन तंत्र क्या है? देखिए, मानव जनन तंत्र को अंग्रेजी में बोला जाता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पहले जानते हैं ये है क्या। तो देखिए, जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग कहते हैं। यानी समझने की बात यहाँ पे यह है कि जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग कहते हैं। यानी हम समझ क्या रहे हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर कि जनन में संबंधित यानी जो रिप्रोडक्शन में संबंधित जितने भी क्रियाएं होती हैं उन क्रिया में जो भाग लेता है यानी वे अंग जो भाग लेते हैं उन्हें ही जनन अंग कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अब इस सिस्टम को देखते समय यानी मानव जनन तंत्र को देखते समय हम इनको कुछ भाग हैं। अब इनके कौन कौन से भाग हैं आइए देखिए कार्य के आधार पर अगर देखें कि कार्य के आधार पर जनन अंगों को निम्न दो भागों में विभक्त किया गया है। यानी हम लोग जो है मादा जनन तंत्र की बात कर रहे हैं तो मादा जनन तंत्र में कौन होंगे? जनन अंग होंगे जो सम्मिलित हैं। और उन जनन अंगों का कार्य देखें तो कार्य के आधार पर इनके दो भाग बताए जाते हैं। यानी जनन अंगों के जो कार्य हैं कार्य के आधार पर इनके दो भाग बताए जाते हैं। अब प्रथम भाग को अगर हम देखें तो प्रथम भाग को बोला जाता है प्राथमिक लैंगिक अंग। यानी प्रथम भाग यहाँ ध्यान देने हैं कि प्रथम भाग को कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। और प्राथमिक लैंगिक अंग होते क्या हैं? तो आप देखिए, मानव में प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनद कहते हैं। यानी मानव में जो प्राथमिक लैंगिक अंग हैं उन्हें गोनैड्स कहते हैं यानी जनद कहा जाता है। अगर हम बात करें इन अंगों के बारे में, अगर ये जो जनद है यानी गोनैड्स है इनके बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इन अंगों में यानी इन गोनैड्स में इन अंगों में किसका निर्माण होता है? युग्मकों यानी गैमेट्स का निर्माण होता है। यानी इन अंगों में युग्मकों के निर्माण एवं जनन हार्मोन्स के स्रावण की क्रिया होती है। अगर यहाँ पर देखा जाए गोनेड्स के बारे में यानी जनद के बारे में तो जनद में क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होगा और युग्मकों के निर्माण के अलावा जनन हार्मोन्स का स्रावण की क्रिया होती है। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग के शरीर में यानी ब्रेन के पास एक पीयूष ग्रंथि होती है। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से यहाँ पर देखने की बात है कि पीयूष ग्रंथि के जो अग्रभाग है और अग्रभाग से स्रावित एक हार्मोन्स होता है और उसका नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। यानी पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में GTH बोलते हैं। तो ये DTH करती क्या है? जनदों की वृद्धि और कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो ह्यूमंस में जनद होते हैं और वह जनद की जो वृद्धि और उनके कार्य में भाग कौन करेगा? तो आप ये समझिएगा कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से जो हार्मोन्स होते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, यही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं जनदों की वृद्धि और कार्य क्षमता को भी नियंत्रित करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि नर में जो जनद हैं यानी नर की बात करें तो मेल में जो जनद हैं उसे नाम दिया गया है वृषण यानी टेस्टिस।
यानी मेल में जो जनन होते हैं उन्हें टेस्टिस या वृषण कहते हैं। और यही वृषण यानी टेस्टिस करता क्या है, जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर देखिए जनन का मतलब ये है कि जनन वे भाग हैं जो ह्यूमंस में एक अंग के रूप में होते हैं। अब क्या ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में दो यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों की बात की जाती है। तो अगर हम पहले मेल की बात कर ले तो देखिए मेल में जो जनन है उनका नाम बताया गया है वृषण, और वृषण यानी टेस्टिस। तो टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और यही शुक्राणु क्या है, युग्मक कहलाते हैं। यानी टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, आगे देखेंगे। और जब निर्माण होता है तो अगर हम मादा की बात करते हैं यानी टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। तो अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो जनन हैं वो क्या करेंगे, अंडाशय होते हैं। यानी फीमेल के जो जनन हैं वे अंडाशय होते हैं और वो अंडाशय क्या करेंगे, यानी अंडाणु और अंडों या ओवा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग हैं और प्राथमिक लैंगिक अंग को हम लोग ह्यूमंस में क्या नाम देंगे, जनन नाम देंगे। और यही जनन जो होते हैं मेल एंड फीमेल में अलग अलग होते हैं। अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा, टेस्टिस होगा और जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अगर हम बात करें फीमेल में तो फीमेल में क्या होंगे, अंडाणु होंगे और अंडाणु क्या करेंगे, यह ओवा का निर्माण करेंगे। तो यह ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्रथम भाग है और इस प्रथम भाग का नाम आपको बताया गया है प्राथमिक लैंगिक अंग। अब हम जो है मानव रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वितीय भाग में चलते हैं और द्वितीय भाग को बोला जाता है द्वितीयक लैंगिक अंग। आइए हम देखते हैं कि द्वितीयक लैंगिक अंग होते कौन कौन से हैं। देखिए द्वितीयक लैंगिक अंग को सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। यानी द्वितीयक लैंगिक अंग को सहायक लैंगिक अंग भी कहा जाता है। और यह अंग करते क्या हैं, देखिएगा यह अंग यानी द्वितीयक लैंगिक अंग प्राथमिक लैंगिक अंग की भांति, यानी जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग की भांति न ही, देखिए न ही युग्मक बनाते हैं और न ही हार्मोन्स का स्रावण करते हैं, बल्कि ये जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ये जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो इन समझने की बात यहाँ पर यह है कि जो मानव का रिप्रोडक्टिव भाग जो दूसरा भाग है जिसे बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक अंग, तो द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं मानव में जो प्राथमिक लैंगिक अंग हैं उनके तरह यह कार्य नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि न कि वहाँ पर गोनैड्स होते हैं, न तो वह हार्मोन्स का स्रावण करते हैं, बशर्ते हैं क्या, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं सिर्फ एक सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं। जब सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि नर में और मादा में कौन कौन से सहायक अंग होते हैं। तो आप देखिए कि नर में जो सहायक अंग हैं, अगर देखा जाए पहले नर में, तो नर में जो सहायक अंग हैं उनका नाम बताया गया है शुक्रवाहिनियाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न आदि। यानी नर के जो सहायक अंग हैं अभी हमने आपको बताया शुक्रवाहिनियाँ और प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शिश्न। तथा मादा में जो सहायक अंग हैं उनका नाम है अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियाँ आदि प्रमुख द्वितीयक लैंगिक अंग पाए जाते हैं। तो अभी हमने आपको द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में बताया कि द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं। देखिए द्वितीयक लैंगिक अंग को सहायक लैंगिक अंग भी कहा जाता है। और जो द्वितीयक लैंगिक अंग हैं या सहायक लैंगिक अंग हैं यह प्राथमिक लैंगिक अंगों की तरह कार्य नहीं करती, बस करती क्या है, जो प्राथमिक लैंगिक अंग हैं उनकी बस यह सहायता करती हैं। तो जब ये सहायता करती हैं तो ये क्या होंगी, जो नर हैं यानी मेल में अलग अलग होंगी, फीमेल में भी अलग अलग होंगी। तो सारी प्रक्रियाओं को अभी हमने आपके सामने रखा। अगर मेल के सहायक अंगों की बात करें तो आपको पता है शुक्रवाहिनियाँ हैं, शुक्राशय हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि हैं, शिश्न हैं आदि। उसी प्रकार से अगर हम देखें जो है मादा में, तो मादा में जो सहायक अंग होंगे वे अंडवाहिनियाँ होंगी, गर्भाशय होंगी, योनि, भग आदि ये सहायक कह सकते हैं लैंगिक अंग
होते हैं। तो अभी हमने अपने इस वीडियो में आपको मादा जनन के बारे में या कह सकते हैं मानव जनन के बारे में आपको बताया, और मानव जनन के अंतर्गत मानव जनन तंत्र के बारे में पूरी जानकारी दिए। अगले वीडियो में हम आपको नर जनन तंत्र के बारे में बताएंगे। तो नर जनन तंत्र की जो वीडियो अपलोड होगी तो उसे आप द्वितीय भाग के रूप में देखेंगे। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।